Hello everyone. So welcome to the another lecture of Human Anatomy and Physiology 2. Now continuing the same structure, function and common disorders of the endocrine glands. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थाइमस ग्लैंड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, स्पेशली हमारे बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से, है ना, इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव से थाइमस ग्लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। राइट, जैसे हमने बाकी सारे ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसका है ना फंक्शंस क्या है और उसके कॉमन डिसऑर्डर्स क्या है, ये डिस्कस करी थी। उसी तरीके से आज हम थाइमस ग्लैंड्स के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो थाइमस ग्लैंड इज द बाइलोबिड। बाइलोबिड का मतलब क्या होता है? जिसमें दो लोब्स हैं, है ना, जिसमें दो लोब्स है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइलोबिड। द थाइमस ग्लैंड इज द बाइलोबिड लिम्फो इपिथेलियल ग्लैंड, है ना। ये लिम्फो इपिथेलियल ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर एंटीरियर मीडिया स्टर्नम बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट, है ना। जो हमारा चेस्ट रीजन है ना, ये जो हमारा चेस्ट रीजन है, तो यहाँ से ये जो रिब्स गई है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये स्टर्नम के पीछे, है ना, हार्ट के जस्ट आगे यहाँ पे ये छुपा होता है ना। और ये लिम्फो इपिथेलियल ग्लैंड है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। और ये हमारे इम्यूनिटी में और डिफेंसिव मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट इज द मोस्ट एक्टिव इन चाइल्डहुड। जब बच्चा होता है तो थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा तरीके से काम करता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छे तरीके से डेवलप हुई होती है, तो उनको डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं, तो वहां पे इनका अच्छा काम रहता है। और जैसे जैसे आदमी बढ़ता है उसकी फिर बीटा इम्यूनिटी, जो सेंट्रल इम्यूनिटी है, वो बढ़ना चालू होती है, तो वहां पे फिर थाइमस ग्लैंड क्या है, धीरे धीरे श्रंक होना चालू होता है ना, वो छोटा हो जाता है एडल्ट्स में। तो बहुत एक्टिव रहता है चाइल्डहुड में, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम थाइमस ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सॉफ्ट रहता है, पिंकिश कलर का रहता है। बाइलोबिड मतलब दो लोब्स रहते हैं, ऐसा ऑर्गन है। ईच लोब डिवाइडेड इनटू मैनी लोब्यूल्स। एक लोब में बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू एंड कैप्सूल। एंड थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड अबव द हार्ट, है ना, हार्ट के जस्ट बाहर, स्टर्नम के जस्ट पीछे। हमने स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस कर लिया। ईच लोब्यूल हैज टू रीजन्स, है ना। जो ये फिर छोटे छोटे लोब्यूल्स है, इन लोब्यूल्स में भी दो डिस्टिंक्ट रीजन देखने को मिलते हैं। जो आउटर रीजन रहता है उसको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, जिनको हम थाइमोसिन बोलते हैं। एंड इट इज साइट फॉर टी सेल प्रोलिफरेशन। तो जो टी सेल बनते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन पे बनते हैं, जहां पे इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है, जिनको हम थाइमोसाइट बोलते हैं, वहां पे फिर ये टी सेल जो है प्रोलिफरेट होना चालू करते हैं। जो इंटरनल मेडुलर रीजन रहता है उसमें मैच्योर टी सेल्स रहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स द हेसल्स कैप्सूल, है ना। तो ये जो टी सेल्स प्रोलिफरेट होके मैच्योर हो जाते हैं, तो ये मेडुलरी रीजन पे जाके स्टे करते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम बात इसकी फंक्शन की करेंगे तो द मेन फंक्शन इज टू डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल। जो ये आउटर में इमेच्योर टी सेल्स है, थाइमोसाइट्स है, उनको मैच्योर करने में, उनको मैच्योर करके जो मैच्योर्ड टी लिम्फोसाइट है उनको बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? इसी थाइमोसाइट ग्लैंड का रहता है। इनफैक्ट इसी का ही रोल रहता है। टी लिम्फोसाइट आर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो हमारे लोकल इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं रीजनल इम्यूनिटी, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो बोलते हैं, वो इन्हीं टी सेल्स के वजह से मिलता है, टी लिम्फोसाइट की वजह से मिलता है। इट हेल्प्स इन बॉडी रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स ना। जो हमारी बॉडी की एक मेमोरी रहती है जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं ना, कि ये मेरा ऑर्गन है, ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल नहीं है, जो वो डिफ्रेंशिएट करता है ना, तो वो डिफ्रेंशिएट यही थाइमस ग्लैंड करता है हमारे बॉडी में। एंड इट प्रिवेंट्स द ऑटो इम्यून रिएक्शंस, है ना। हमारी बॉडी को ये पहचानता है, हमारे सेल्स को ये पहचानता है, तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनने का चांस है उसको कम करता है कौन? थाइमस ग्लैंड। इट ऑल्सो सिक्रेट्स हार्मोन लाइक थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन, उसके बाद थाइमोलिन, विच हेल्प इन टी सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? टी सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है ना, उसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि ये मेरा बॉडी का सेल है, इसको मेरे को नहीं अटैक करना है, इसको मेरे को नहीं मारना है, इसको मेरे को प्रिवेंट करना है। जबकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है या फिर सेल आया है, ये मेरा बॉडी का नहीं है, उसको पहचानना, बाहर से कौन आया है इसको पहचानना, और मेरा अपना बॉडी का कौन है इसको पहचानना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। एंड इम्यूनोलॉजिक फंक्शन, और हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? ये थाइमस ग्लैंड का काम है। कौन सी इम्यूनिटी? सेलुलर इम्यूनिटी। हाईली एक्टिव इन द अर्ली लाइफ, बचपन में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और धीरे धीरे ये घटता है एडल्ट में। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, कमजोर है, डिफिशियंट है, तो वहां पे भी जो थाइमस ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी कम देखने को मिलती है।
अगर हम इसके कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करें तो थाइमिक हाइपोप्लाइजिया या फिर थाइमिक एप्लेजिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना कि जो थाइमस ग्लैंड है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता या फिर जो प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो पाता, स्पेशली बच्चों में, है ना, जो बच्चों में एकदम इम्यून सिस्टम की कमी कर देता है और जो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है वो एकदम से बढ़ जाता है। हमने कुछ कुछ मूवी देखी थी, एक हिंदी में अलग बोल के मूवी आई थी और हॉलीवुड में भी ऐसे एक दो मूवी है, एक मैंने कोरियन सिनेमा भी ऐसे देखी थी जहाँ पे ये क्या होता है, थाइमिक हाइपोप्लाइजिया होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों की सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। बच्चा एकदम नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी आता है, क्योंकि उसकी सेलुलर इम्यूनिटी नहीं है तो उसको इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसकी जो लाइफ है वो बहुत हार्डशिप हो जाती है। तो ऐसे कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। और अगर हम इसकी जो बाकी और कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो वो है थाइमोमा। थाइमोमा मतलब क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर हो जाना। हमने हर इंडोक्राइन ऑर्गन में बोला है कि ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। ऑफन एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिजीज है ना, ऑटो इम्यून डिजीज है तो वहां पे भी हमको थाइमस ग्लैंड का डिसऑर्डर काफी देखने को मिलता है। फिर एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिंक्स टू दी थाइमस, है ना। ये क्या करता है कि जो थाइमस है वो सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। कौन मेरा सेल है कौन बाहर का सेल है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो जो अपने बॉडी में जो एंटीजन है ना उसके अगेंस्ट में ही ये एंटीबॉडी बनाना चालू करता है और उनको डिस्ट्रॉय करना चालू होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं, जो स्पेशली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और मस्कुलर रीजन पे उनको जो है किल कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में ये थाइमस का हाइपर एक्टिविटी रहता है जिसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। ऐसे ही इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जैसे पुअर टी सेल का प्रोलिफरेशन हो जाना, यानी टी सेल सही मात्रा में नहीं बनेंगे तो वो अपना जो डिफेंसिव काम है वो नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड के बारे में। छोटा है मगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रेयरली 5 मार्क्स में भी आ सकता है। बाइलोबिड लिम्फोएपिथेलियल ऑर्गन्स है ना, तो ये स्टर्नम के जस्ट पीछे और हार्ट के ऊपर रहता है। बच्चों में बहुत एक्टिव रहता है इम्यूनिटी के लिए और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो ये छोटा छोटा होता जाता है, तो इसका काम जो है वो कम होता जाता है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो सॉफ्ट पिंकिश कलर का है, बाइलोबिड ऑर्गन है। अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, उन लोब्यूल्स को भी हम 2 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। कॉर्टेक्स आउटर रीजन जहाँ पे इमेच्योर टी सेल्स रहते हैं और मेडुला इनर रीजन जहाँ पे मैच्योर टी सेल्स रहते हैं। बेसिकली ये जो टी सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं कि ये मेरा बॉडी का सेल है, ये मेरा बॉडी का सेल नहीं है। तो जो बाहर का चीजें हैं उसको ये सराउंड करके उसको मार देते हैं ताकि हमारे बॉडी उससे प्रोटेक्ट रहे, राइट। इसमें और भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे थाइमोसिन थाइमोपोइटिन, है ना, जो सेल को डिफरेंशिएट करने में और इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। डिसऑर्डर्स की बात करी थी, पहला आता है थाइमिक हाइपोप्लाइजिया जहाँ पे बच्चों में क्या होता है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो सही तरीके से मैच्योर डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और उनको इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसे थाइमोमा जहाँ पे थाइमस ग्लैंड का कैंसर हो सकता है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और हमारे जो बॉडी में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो एक्टिविटी करने वाले एंटीबॉडीज हैं उनके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देता है। और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी होते हैं जहाँ पे टी सेल का प्रोलिफरेशन सही नहीं होता है। तो ऐसे ही आज के क्लास में हम इसको थोड़ा बहुत ये वाला टॉपिक ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका सिलेबस खत्म हो जाए और हम नेक्स्ट क्लास से जो है एक नया सिस्टम लेके आएंगे रेप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो आज का क्लास में जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। बहुत सारे डिसऑर्डर्स तो हमने हर एंडोक्राइन सिस्टम के उसमें ही डिटेल में देख लिए हैं। तो अब यहाँ पे जो दिया है इन्होंने डायबिटीज, है ना, हमने पैंक्रियाज में इसकी डिस्कशन करी थी तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि डायबिटीज मेलाइटिस इज क्रोनिक, है ना, लंबे समय तक चलता है और ये बहुत मतलब इसकी लंबी हिस्ट्री होती है। हेटेरोजीनियस मतलब बहुत सारे रीजन से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना, तो जहां पे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। क्रोनिक है, हेटेरोजीनियस है मतलब बहुत अलग अलग रीजन से हो सकता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली क्रोनिकली बढ़ा हुआ है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, या तो फिर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है या फिर इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर दोनों भी है, सिक्रीशन भी नहीं है और एक्शन प्रॉपर नहीं, मतलब रेसिस्टेंस है, सेंसिटिविटी कम है।
लीडिंग टू द डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज, क्रोनिक हेट्रोजेनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ, है ना, सिक्रीशन कम हो सकता है और एक्शन भी कम हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं, लीडिंग टू द डिस्टर्बेंसेस इन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, है ना। इसके बारे में डिटेल मैंने फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 में लेक्चर नंबर 28 से 31 तक एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप 28 लेक्चर में भी जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे चीजें समझने को मिल जाएंगी डिटेल में। ऐसे ही जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर में बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म हमने थायराइड में डिस्कस किया था, जहां पे लो T3 और T4 रिलीज होते हैं। मे बी थायराइड ग्लैंड की दिक्कत से हो सकता है, मे बी पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत से हो सकता है, मे बी हाइपोथैलेमस की दिक्कत से हो सकता है, या फिर और कुछ डिफिशियंसी की दिक्कत से भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर T3 और T4 कम बन रहे तो ऐसे को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। अगर यही T3 और T4 एक्सेस में प्रोडक्शन होना चालू हो जाएंगे तो उसी को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में लेक्चर नंबर ये जो नोट 9 और 10 जाके आप देख सकते हो। थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके नोट्स डिटेल में डाले हुए हैं, और लेक्चर नंबर 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36 में मैंने डिटेल में जो है थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इन लेक्चर्स को भी जाके रिफर कर सकते हो आपको, ताकि इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाउएवर आपके सिलेबस में इनका डेफिनेशन ही मेंशन किया है, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनको रिफर कर सकते हो, राइट। तो हमने 2 डिसऑर्डर जो हमारे सिलेबस में दिए, डायबिटीज जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई है इंसुलिन कम होने की वजह से, या फिर इंसुलिन एक्शन कम होने की वजह से, या फिर दोनों की वजह से, जहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंप्रोमाइज हो जाता है। ऐसे ही थायराइड डिसऑर्डर में T3 और T4 कम हो जाते हैं तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और T3 और T4 बढ़ जाते हैं तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, राइट। विद दिस तो ये जो इंडोक्राइन सिस्टम के हमारे डिसऑर्डर्स हैं वो यहीं पे खत्म होते हैं, और हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे इंडोक्राइन ऑर्गन जो है एक एक करके डिटेल में डिस्कस करी। होप आपको सारे ही ऑर्गन्स के बारे में धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने शुरू करने से पहले ही बोला था कि हम बहुत सिंपल, बहुत कॉन्साइज और बहुत इजी तरीके से लेके जाने वाले हैं। इसका नोट आपको मालूम है मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल जाएगा, और आप अच्छे से लेक्चर को पढ़ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, राइट। अब मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही टफ लगता है ना, क्योंकि बुक में भी बहुत पजल करके चीजें दी हुई है, हमको समझने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। जो मैंने ये नोट और लेक्चर बनाया ये बहुत कॉन्साइज तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। कुछ भी ऐसा डाउट्स है ना, कुछ भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स करके अपनी जो दिक्कतें हैं वो शेयर कर सकते हो, है ना। हो सके तो मैं उन सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग दी टुडेज क्लास ऑल्सो, है ना। इसी के साथ में हमने जो अपना यूनिट 5 था इंडोक्राइन सिस्टम का, वो इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो आने वाला क्लास है हम उसमें एक और नया सिस्टम लेके आएंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है ना। ऑफन लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर जो भी है सोशल स्टिग्मा, सोशल टैबू की वजह से उसको सही तरीके से डीपली एक्सप्लेन नहीं होता है या नहीं कर पाते जो भी है, तो हम उसको भी इसी तरीके से एग्जाम फ्रेंडली तरीके से, सही तरीके से उसको भी एक्सप्लेन करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे को भी सपोर्ट कर सकते हो, और कुछ दिक्कत है तो मेरे को लिख सकते हो। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली लिसनिंग टू दी lecture. See you in the another lecture. Take care. Thank you.